अभी हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो इससे पहले हमने बात की थी फ्री ऑसिलेशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। जो कि हमारे इस टॉपिक का मेन बेसिक रहने वाला है। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें आज के टॉपिक की जो कि है हमारा लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर हम बिल्कुल शॉर्टली डिफाइन करें कि हम इस टॉपिक के अंदर करने के वाले हैं, तो जैसे कि नाम सजेस्ट करा लीनियरिटी, यानी कि जो आपकी लीनियर इक्वेशंस रहने वाले हैं। लीनियर कौन सी इक्वेशंस होती हैं? जो आपकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती हैं। हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होंगी, हम चाहते हैं उनका क्या सॉल्यूशन निकालना। तो उनका सॉल्यूशन आप निकालोगे तो आपको क्या चीज़ पता चलेगी कि आपने 2 सॉल्यूशन निकाले। जैसे सपोज y1 एंड y2 2 सॉल्यूशन निकाले, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, आपकी जो 2 सॉल्यूशन आए हैं वो खुद अगर आप उनको ऐड कर दोगे तो वो थर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएंगे। इसका मतलब 2 सॉल्यूशन आने के बाद आप थर्ड सॉल्यूशन उनके एडिशन से भी, उनकी सुपरपोजिशन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन बाय। लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि बात की थी कि आपके सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं जो आपके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करते हैं। ये जो भी ऑसिलेशंस हैं आपके, वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में इक्वेशन डील की थी, वो क्या थी हमारी, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये इक्वेशन हमने डील की थी। अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव फॉर्म में। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इस सोल्यूशन का इक्वेशन हमारा क्या रहने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम बात करें d² y बाई dt² दैट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी ये क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप ये देखो कि जो आपका डिफरेंशियल का पार्ट है, यानी कि d² y बाई dt², ये किस पे डिपेंड करता है, हम ये बोल सकते हैं dt² आपका किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड कर लेगा y पे। आप ओमेगा स्क्वायर को, सारी चीज़ों को फिलहाल के लिए भूल रहे हो, एंड y पे भी माइनस y पे, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ध्यान से देखिए, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, किस पे डिपेंड कर रही है, माइनस y पे। y की कोई पावर लगी हुई है, नहीं लगी हुई, इसका मतलब y क्या आपका लीनियर है। ठीक है, एक ही पावर है इसकी, तो ये हमारी इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर। हम क्या बोल सकते हैं, द रिटर्न फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द टर्म y। तो आपका जो रिटर्न फोर्स होगा पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करें तो वो किस पे डिपेंड करेगा, सिंपल y पे। अभी द इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी टर्म y² y³ एक्सेट्रा। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ हमारी y की टर्म है, ना कि कोई y² y³ कोई भी पावर। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन में कोई भी टर्म नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशंस विच डू नॉट कंटेन द हायर पावर ऑफ y। जिन इक्वेशन में आपकी y की हायर पावर नहीं होती है, जैसे कि y² हो गया, y³ हो गया, y4 5 एनीथिंग एक्सेट्रा टर्म्स आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। तो जिन डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ ओनली y होता है, या फिर y की जगह आप और कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x ले ले, z ले ले, t ले ले, कुछ भी ले लें, बात सिर्फ क्या है कि इनकी हायर पावर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही पावर होनी चाहिए उस वेरिएबल की। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, एंड फिर लीनियर इक्वेशंस में भी अगर हम बात करें, द इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन एनी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y। अगर उस लीनियर इक्वेशन में कोई ऐसी टर्म नहीं है एक्स्ट्रा जो y से इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। कैसे, अभी यहाँ पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ ये टर्म थी जिसकी y की पावर क्या है, 1, कोई भी और एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, स्पेशली जो y पे डिपेंड ना करती हो। जैसे सपोज यहाँ पे एक और टर्म हो जाती c। ठीक है, और c को आप बोल रहे हो कि y से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, y से इंडिपेंडेंट है ये, तो ये क्या हो जाती है आपकी, ये लीनियर इक्वेशन तो होती लेकिन होमोजीनियस नहीं होती। तो होमोजीनियस के लिए आपका कोई भी अदर फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ आपकी एक ही टर्म है जो कि y की लीनियर पावर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमें पता चल गया लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जो सिर्फ आपके वेरिएबल की 1 डिग्री पे या 1 पावर पे डिपेंड करती है। में आपका कोई भी y से इंडिपेंडेंट टर्म नहीं होनी चाहिए उस इक्वेशन के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी आपकी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। बट अब अगर हम बात करें नॉन लीनियर क्या होते हैं, फिर
इफ़ द पर्टिकुलर इक्वेशन कंटेन हायर पावर ऑफ वाई स्क्वायर, वाई क्यूब एक्सेट्रा टर्म, अगर वहाँ पे उस इक्वेशन के अंदर ये टर्म्स आपकी हायर पावर टर्म्स प्रेजेंट हैं, वो इक्वेशन आपकी कैसी हो जाएगी? नॉन लीनियर। इफ इट कंटेन्स टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वाई देन इट इज़ सेड टू बी नॉन होमोजीनियस एंड नॉन लीनियर। अब वहाँ पे आपने हायर पावर तो बोल दिया कि हायर पावर भी डिपेंड कर रही हैं, हायर पावर प्रेजेंट है वहाँ पे, एंड उसके साथ साथ और टर्म्स भी हैं जो कि वाई से इंडिपेंडेंट है, तो वो क्या हो जाएगी? नॉन होमोजीनियस एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस। चलिए एग्जांपल से समझते हैं नॉन होमोजीनियस एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस कैसे होंगी वो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी इस टाइम से टर्म प्रेजेंट है, अब यहाँ पे तो ये लग रहा है कि ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है सिर्फ सिंपल साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, एक ही पावर पे डिपेंड कर रही है। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका साइन थीटा है वो काफ़ी स्मॉल एंगल है, ठीक है, जो आपका थीटा है वो काफ़ी स्मॉल है, तो आपका ऑब्वियसली बात है जब हमारा एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? थीटा के। तो आप साइन थीटा की जगह पे क्या रख सकते हो? सिंपल माइनस एम जी थीटा, ओके। तो इस पॉइंट पे आपकी जो इक्वेशन है ये तो क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली बात है आपकी एक पावर पे डिपेंड कर रही है, आप क्या बोलोगे कि भाई ये तो लीनियर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, साइन थीटा की अगर आप वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं तो साइन थीटा आपका किसके इक्वल होता है? थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5/5 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन खुलता है। तो अगर हम साइन थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इज इक्वल्स टू माइनस एम जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5/5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर थीटा, थीटा क्यूब, थीटा 5 हायर पावर भी आ चुकी हैं। तो हायर पावर आते ही ये आपकी इक्वेशन लीनियर तो नहीं रहेगी एटलीस्ट, ठीक है। सो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? दिस विल बी नॉन लीनियर, ठीक है। अब ध्यान रखने लायक बात ये है कि अगर आपकी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रही है, थीटा की और हायर पावर पे डिपेंड नहीं कर रही, तो वो क्या हो जाएगी? लीनियर। एंड अगर वो थीटा की और हायर पावर पे डिपेंड कर रही है देन इट विल बी नॉन लीनियर, ओके। तो अभी हमने समझ लिया लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस कैसे होगा। तो हम बात करते हैं अभी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में, जिसका प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मेन हम पढ़ने वाले हैं। सो वन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सम ऑफ एनी टू सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन बाय इटसेल्फ। आपने दो सॉल्यूशन निकाले, उनका सम किया तो वो खुद भी क्या बन जाता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। सो हम एग्जाम्पल के लिए एक लीनियर इक्वेशन लेके चलते हैं। मान लेते हैं डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन है, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई तो है ही, उसके साथ साथ हम मान लेते हैं कि और फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। जैसे सपोज ए हमने कोई कॉन्स्टेंट ले लिया, वाई की हायर पावर स्क्वेयर ले ली, प्लस बी वाई क्यूब प्लस सी वाई 4, ठीक है। ये हमने कोई भी कॉन्स्टेंट लिया आर्बिट्रेरी, हमें नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है, मे बी ये 0 हो, ठीक है। सो अगर आपके इन ए बी सी इन फैक्टर्स की कुछ वैल्यू है दैट इज़ नॉन ज़ीरो, अगर ये नॉन ज़ीरो हो जाएंगे तो आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? नॉन लीनियर, ठीक है। लेकिन अगर इन केस आपके ए बी सी की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है, ये भी 0, ये भी, तो आपकी इक्वेशन सिर्फ क्या बचेगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी कि वाई के लीनियर पावर पे डिपेंड करेगी। तो ए बी सी के 0 होते ही आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो दिस इज योर लीनियर एंड होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रही है? वाई की सिंपल एक पावर पर डिपेंड कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी लीनियर एंड होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस क्यों? क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं है जो कि वाई से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। जो हमारी ये इक्वेशन आई है, मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन 1। सो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे फिर? मान लेते हैं एक टाइम के ऊपर इसका सॉल्यूशन y1 है, एक टाइम पे y2 है। अगर इन दोनों का सम भी आपका सॉल्यूशन निकला इस इक्वेशन का, तो ये क्या हो जाएगी? सुपरपोजिशन को फॉलो करेगी। देखते हैं। सो सपोज y1 इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t1। मान लेते हैं किसी टाइम t1 के ऊपर आपका y1 सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। y2 आपका सेकंड सॉल्यूशन है किसी t2 टाइम इंस्टेंट के ऊपर, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, इसी तरीके से डिपेंड करेगा। y2 के लिए भी देखोगे
तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका वेरिएबल चेंज होगा, y1 की जगह y2, आपका सॉल्यूशन तो वही रहने वाला है, ठीक है। सो ये आपकी क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन की। लेते हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। सो व्हेन टू इंस्टेंट आर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज y। अगर आप किसी दो इंस्टेंट को, अभी आपने लिया ना t1 एंड t2 इंस्टेंट की आप बात कर रहे थे, अगर उनको सुपर इम्पोज कर दोगे एक दूसरे के ऊपर तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगी जो कि क्या होगी, y, सिंपल y, ठीक है। तो अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ट्रू है तो हमें क्या प्रूव करना है, y किसके इक्वल है, y1 प्लस y2 के। तो देखते हैं इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल आ जाने वाला, y के। सो डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर आपका y1 प्लस y2, आपका सुपरपोजिशन यही बोल रहा है, जो कि किसके इक्वल है, हमारे फैक्टर्स क्या क्या थे, माइनस वाई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर y1 प्लस y2 प्लस ए y1 प्लस y2 का होल स्क्वेयर प्लस बी आपका y1 प्लस y2 होल क्यूब प्लस सी आपका y1 प्लस y2 पावर 4। अब ये सॉल्यूशन हमने किससे निकाला, ये हमने उनका सम करके नहीं निकाला, ये हमने माना है सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग, कि अगर सुपरपोजिशन ट्रू है तो जहाँ जहाँ आप y लगाओगे वो किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2 के। तो यहाँ पे इक्वेशन में आपका y था तो हर किसी की जगह पे हमने क्या रख दिया, y1 प्लस y2 बस, ठीक है। अब हम बात करें सेकंड एंड थर्ड को ऐड करने की, तो अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर y1 बाय डी टी स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर y2 बाई डी टी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा आपका, माइनस वाई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर सॉरी y1 प्लस y2 प्लस ए, साथ में क्या है y1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर, ए को हमने कॉमन ले लिया, y1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर। सिमिलरली b के साथ b आपका कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा y1 क्यूब प्लस y2 क्यूब एंड प्लस c आपका y1 4 प्लस y2 की पावर 4। अब अगर ये दोनों इक्वेशंस आपस में सेम हो गए इसका मतलब सुपरपोजिशन क्या है, ट्रू, क्योंकि ये आपने निकाला है सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग और ये रिलेशन आपने निकाला है किसके अकॉर्डिंग, दोनों को ऐड करके। सो मान लेते हैं इसको इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5। तो ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म के इक्वल आनी चाहिए, ए वाली ए के, बी वाली बी के एंड सी वाली सी के, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर, या फिर जिसको आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर y1 प्लस y2 वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, सिंपल डी स्क्वेयर y1 बाई डी टी स्क्वेयर के प्लस डी स्क्वेयर y2 बाई डी टी स्क्वेयर के। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन होगी। अगर ये आपस में इक्वल हुए तो सेकेंड ओमेगा स्क्वेयर वाली टर्म देखें तो ओमेगा स्क्वेयर y1 प्लस y2 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वेयर y1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर y2 के। ए वाला फैक्टर देखें तो y1 प्लस y2 इन दोनों का स्क्वेयर किसके इक्वल होना चाहिए, ए y1 प्लस y2 का होल स्क्वेयर के। बी वाला फैक्टर देखेंगे तो वहाँ पे क्यूब था, ठीक है। सो क्यूब किसके इक्वल होना चाहिए, उनकी कंबाइन क्यूब के, ओके। एंड लेफ्ट सी तो y1 4 प्लस y2 4 किसके इक्वल हो जाएगा, सी y1 प्लस y2 की पावर 4। ध्यान से देख लेते हैं, पिछले इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आपका y1 प्लस y2 था, यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे y1 प्लस y2 है ओमेगा स्क्वायर के साथ, यहाँ पे भी वही है। ए वाले फैक्टर में यहाँ पे कंबाइन स्क्वायर है और यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करके फिर सम किया हुआ है। यहाँ पे कंबाइन क्यूब है, दोनों की अलग अलग क्यूब है। सी में कंबाइन 4 पावर कर रखी है, यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। सो अगर ये इक्वेशंस आपस में इक्वल हुई तभी आपकी इक्वेशन क्या होगी, लीनियर होगी। सो ये इक्वेशन इक्वल कब हो सकती है, क्या आपने देखा है कि y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, उनके कंबाइन स्क्वायर के, या फिर आप दो फैक्टर्स की क्यूब कर रहे हो एंड वो किसके इक्वल आ रही है, आपकी दोनों के एडिशन की क्यूब की, ठीक है। तो ये
बहुत ही रेयर केस होता है, जनरली पॉसिबल नहीं है। सो अगर आपको आपकी सिंपल लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है तो इसका मतलब ये दो इक्वेशंस आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, जो कि आपकी दिख भी रही हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई हुआ है तो सेम इक्वेशन आ गई। यहाँ पे भी y1 + y2 था तो सिंपली खोलेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, तो ये दोनों तो हमारी क्या है, ट्रू। लेकिन आपकी ये इक्वेशंस ट्रू कब हो सकती हैं, इनके लिए कंडीशन क्या है, अगर आपका a, b एंड c ये सभी के सभी 0 हों तब तो आपकी ये इक्वेशंस इक्वल हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं। सो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन a, b, c एक्सेट्रा आर 0 द इक्वेशंस बिकम लीनियर। जब आपकी ये टर्म 0 हो जाएंगी तो आपकी इक्वेशन क्या बच जाएगी, लीनियर बन जाएगी, क्योंकि आपकी सिर्फ ये वाले फैक्टर्स रह जाएंगे, ठीक है। हैंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो आपका जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो किसके केस में ट्रू है, सिर्फ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के केस में, क्योंकि अगर ये टर्म आ जाती है तो आपका सोल्यूशन इक्वल नहीं होता है। सो ऑल्सो सम ऑफ एनी टू सोल्यूशन एज अ सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। आपका दो सोल्यूशन अलग अलग जो कि y1 एंड y2 थे, उनका सम आपका क्या आया था, y, तो वो भी क्या है, एक सोल्यूशन है, क्योंकि आपका y किसके इक्वल है, उन दोनों के सम के। यहाँ से हम जनरल रिजल्ट क्या बोल सकते हैं, ऑल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स गिवन इन इक्वेशंस ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो आपकी कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन दी जाएगी तो वो क्या करेगी, आपकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। सो ये था हमारा लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कैसे आपकी इक्वेशंस लीनियर होंगी एंड लीनियर होने के साथ साथ फिर वो सुपरपोजिशन को कैसे फॉलो करेंगी। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेरियस कॉन्टैक्ट मेथड आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।